नमस्कार, मैं कमल कौशिक। खबर की तह तक देखना आप शुरू कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं चुनाव की खबर से। दिल्ली से एक अहम खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मतगणना से ठीक पहले चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है सभी चरणों का। बहुत तैयारी चुनाव आयोग ने बड़े स्तर की और कामयाबी भी मिली है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी बातचीत हो सकती है। 12:30 बजे का समय रखा गया चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मतदान प्रतिशत को लेकर अहम जानकारी दी जा सकती है कि कुल मिलाकर किस चरण में कितना मतदान हुआ है, किस राज्य के लोगों ने कितनी ज्यादा दिलचस्पी इस चुनाव में दिखाई है। 4 जून को यानी कि कल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत बहुत पहले कैद हो चुकी है और फैसला कल ही सुनाया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे पहले से ही जा चुके हैं। अब ऐसे में कल और ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती होने वाली है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी हुई है। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खबर तक पर आप देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसा पहली बार है जब आयोग ने वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई थी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। चुनाव आयोग 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर कुछ नई जानकारी साझा कर सकता है। अब ये कौन सी जानकारी होगी, इस पर नजर बनी हुई है। दिलचस्पी और बढ़ गई है। ऐसी जानकारी आपके सामने भी हमने रखी कि चुनाव आयोग ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब बुलाई थी। आप याद कीजिए, ठीक रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रहने वाली है। क्या क्या अहम जानकारी आई है, ये भी साझा बात की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और है खबर आपको तक पहुंचाते हैं आप तक। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। सुबह 10:30 बजे चुनाव के नतीजों से ठीक पहले बैठक बुलाई गई है। हरियाणा से भी बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। ये जानकारी मिल पाई है और अब ये बैठक जब शुरू होगी तो चर्चा बड़ी होने वाली है। 2 खबरों पर हम राजा पटेल से बातचीत करेंगे। एक तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा आज बीजेपी की बैठक भी है नतीजों से पहले। राजा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है चुनाव आयोग की और आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक भी है। दोनों खबरों पर आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है नतीजों से पहले, किन मायनों में खास ये माने हम? और बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग आज 12:30 पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा कि जिस तरीके से कल पूरे देश में मतगणना होनी है, तो सुरक्षा के लिहाज से और तमाम जो चुनाव अधिकारी अलग अलग जो रूम है वहां पर नियुक्त किए गए हैं, उनको लेकर पूरी जानकारियां हैं वो चुनाव आयोग देता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बात करें पूरे देश के जो वोट परसेंटेज कितना रहा है, इसका भी आंकड़ा आज चुनाव आयोग लोगों के आगे रखता हुआ नजर आएगा। तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की आज दोपहर 12:30 पर दिल्ली में देखने को मिलेगी। अब और क्योंकि जिस तरीके से सभी जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी लगातार ग्राउंड में है, तो ऐसे में जो आंकड़ा है वोट परसेंटेज का वो भी चुनाव आयोग यहाँ पर दर्शाता हुआ नजर आएगा। पर इस बीच बीजेपी की एक बड़ी बैठक है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर जो उनका काफिला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हरियाणा भवन से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से बीजेपी का एक बड़ा मंथन यहाँ पर मतगणना से पहले है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनको उन्होंने दिल्ली तलब किया था और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लिहाज से सुभाष बराला को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा में दी गई थी, तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो जिस तरीके से बात करें ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होंगी और नेताओं की जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी कमल जी।
इस बैठक की मुख्य बातें और क्या हो सकती हैं? नतीजा आने वाला है, क्या फीडबैक किया जाएगा अलग अलग राज्यों के नेताओं से जो मुख्य तौर पर चुनाव प्रचार में भी खूब ताकत झोंके हुए थे, और जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक जो रिजल्ट अगर आता है तो क्या उस पर भी बातचीत हो सकती है? कहाँ कहाँ कमी कहाँ खामी रही, और साथ ही कैसे बीजेपी अगर कल सरकार बना लेती है, एनडीए सरकार बना लेती है, तो उसको लेकर भी कुछ चर्चा आने वाले वक्त के लिए भी राज्यों के स्तर पर। सभी प्रयासों को वो एनडीए को बड़ा दिखा रहे हैं, यानी कि एक वर्षों से एनडीए की सरकार देश में बनती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बीजेपी को जो देखना है वो गठन नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी को जो देखना है कार्यकर्ता है वो गदगद नजर आ रहे हैं, यानी कि उनमें खुशी की लहर है। हालांकि जो ये बैठक है, रिव्यू बैठक, जिसको हम फीडबैक बैठक भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो सीनियर लीडर हैं जिनकी ड्यूटी लोकसभा चुनाव में लगाई गई थी, वो सभी जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से ये फीडबैक पीटेगा, क्योंकि हरियाणा के लिहाज से हम बात करें, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा वाइज जो रिपोर्ट कार्ड है, सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि विधानसभा वाइज जो रिपोर्ट कार्ड है वो बीजेपी हाईकमान ने मंगाया था कि कहां पर बीजेपी लूज है, कहां पर वोट परसेंटेज बीजेपी का हरियाणा में कम हुआ है, क्योंकि तुरंत बाद विधानसभा चुनाव है, जुलाई अगस्त सितंबर में आचार संहिता लगी और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा का माहौल बनेगा। तो ऐसे में काफी गंभीर हरियाणा के लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी हाईकमान नजर आ रहा है। तो एक महत्वपूर्ण ये बैठक है, सभी जो अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो अपना अपना फीडबैक देते हुए नजर आएंगे कि कहां पर किस तरीके की कमियां रही, कहां पर बीजेपी आप हुई, कहां पर जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का कम हुआ। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, कल मतगणना है, तो ऐसे में मतगणना को लेकर भी जो लीडर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि जो मतगणना हो वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हंगामा ना हो। उसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी ड्यूटियां पहले ही सुनिश्चित कर गई थी, पर जो मॉनिटरिंग है पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो सीनियर नेता करते हुए नजर आएंगे। तो इसी कड़ी में ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत होगी। राजा पटेल, एक और खबर सामने आ रही है और दिल्ली से ही खबर है। दरअसल एक मुद्दे पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। दिल्ली में लगातार जल संकट बरकरार है, लेकिन साथ ही राजनीति भी इस मुद्दे पर हमने देखी है। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो पहुंचा, उस पर सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा जल संकट पर। पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी सप्लाई वाली याचिका पर सुनवाई होगी। राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए। राजा, इससे पहले हमने राजनीतिक बयानबाजी देखी, लेकिन यहाँ पर बात कानूनी पहलुओं की है। तो दिल्ली सरकार ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। क्या डिमांड्स, क्या मांग दिल्ली सरकार की है, क्या बातें हरियाणा ने रखी अपनी तरफ से, ये सब कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण सुनवाई आज दोपहर को सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई थी। दिल्ली में जल संकट जो है काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, करीबन 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। पानी की काफी बड़ी किल्लत दिल्ली में है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मांग की है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा 1 महीने का अतिरिक्त पानी दिल्ली को दे, ताकि दिल्ली में जो जल संकट है उससे थोड़ी राहत लोगों को मिल सके। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग विधानसभा वाइज निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली सरकार तो पानी मुहैया करा रही है, टैंकर भी वहां पर पहुंचे हैं सरकारी, पर जिस तरीके से लोगों को जी जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई है, इससे पहले और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें और जो जल मंत्री उनकी बात। जी राजा, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। आज जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या अपडेट आता है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर की तह तक में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है 4 जून यानी कि कल को। अब ऐसे में मतगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीट के भी नतीजे कल ही आएंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और खबरें तक महा कवरेज दिखाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। हिमाचल में 31 जगहों पर काउंटिंग होगी। लोकसभा के लिए 37 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब नतीजा कल आएगा।
प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हमारे साथ बातचीत करने के लिए। खबर की तह तक पहुंचेंगे हम, इस खबर को लेकर जानकारी प्रदीप ठाकुर देंगे। प्रदीप, मतगणना को लेकर तैयारियां कैसी हैं? कल इंतजार है और कल का इंतजार खत्म होगा। 4 लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा, इसका जवाब कब मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और उसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है निर्वाचन विभाग की तरफ से। और इसके साथ साथ जहां पर काउंटिंग स्टेशन है यानी स्ट्रांग रूम भी है और मतगणना केंद्र है, अगर वो किसी शैक्षणिक संस्थान में है तो वहां के लिए छुट्टी कर दी गई है, आज के लिए भी और अगले कल के लिए भी। 2 दिन के लिए 3 और 4 दिन के लिए वहां छुट्टी रहेगी स्कूलों में, जहाँ पर जो 31 के करीब कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में काउंटिंग सेंटर है। और शिमला की भी अगर बात की जाए तो जिला की अगर बात करें तो 5 काउंटिंग सेंटर है, लेकिन क्षेत्र की बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र में तो 8 काउंटिंग सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। मतगणना होगी और इसके साथ साथ रिज मैदान पर एक जो सेक्टर है वो भी स्थापित किया गया है, ताकि वहां से घोषणा की जा सके कि कौन उम्मीदवार कितना आगे चल रहा है या पहले चरण का जिस तरह से रुझान है तो उसमें कौन कैंडिडेट आगे चल रहा है, कौन पीछे है, कितने वोट के दौरान मिले हैं हर स्टेज वाइज, तो इसकी जानकारी से साझा की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा ईवीएम को रखा गया है। हालांकि क्योंकि पिछले कल तक जो वो मिल रहे थे और जानकारी ये है कि जो बीती रात मध्य रात्रि तक हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 72% जो फाइनल जो परसेंटेज है वो निकलकर सामने आई है कि 72% मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो एक अच्छा मतदान भी हुआ है और पिछले बार की तरह ही हम कह सकते हैं कि 2019 की तरह ही ये मतदान हुआ है। और जब कल मतगणना शुरू होगी तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था रखी गई है कि लोगों को कहां पर खड़े होना है और कहां से वो रिजल्ट सुन सकते हैं, और इसके साथ साथ बाकी भी जो माध्यम है उनके जरिए रिजल्ट जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन नजूर है कि उत्सुकता लोगों में काफी ज्यादा है और जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी धुकधुकी भी बढ़ रही है। और आज की रात हम कह सकते हैं कि उनके लिए जो है नींद ना आने वाली रात होगी कि कल क्या होने वाला है। तो कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रदीप, एक सवाल मन में रहता है हमेशा, जो लोग इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि देश का चुनाव है, मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे तक, तस्वीर कब तक साफ हो सकती है अगर कल के दिन की बात करें? हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों। बिल्कुल देखिए, जो मतगणना जहां हो रही है तो सभी ऐसे एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश में जो भी 31 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जो बिल्कुल शहरी क्षेत्रों में है। तो ऐसे में वहां पर कम्युनिकेशन भी तुरंत हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तस्वीर 11 से 12 बजे तक तस्वीर हिमाचल प्रदेश में साफ हो जाएगी। जिस तरह के रिजल्ट हैं, रुझानों से ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट अब किस तरफ जाने वाला है। और 12-1 बजे तक या 1-1:30 बजे तक हम कह सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तब तक काफी राउंड हो चुके होंगे। और अमूमन देखा जाता है कि 11 से 15 तक कई बार जहाँ पर वोटिंग हुई है या फिर ज्यादा वहां पर पोलिंग स्टेशन रहे हैं तो उन स्थानों पर ज्यादा जो राउंड है वो हो जाते हैं, 18 तक राउंड भी पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 12-13 राउंड तक, अगर कहीं नजदीकी मुकाबला है तब तक लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर जो गैप है, जो बढ़त है वो बहुत ज्यादा हो तो स्थिति में कह सकते हैं कि जो भी राउंड जितने ओवरऑल राउंड रखे गए हैं उसके आधे से ज्यादा भी अगर हो जाते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि अब ये उम्मीदवार जीतने वाला है। तो अब ये देखना कल होगा कि क्या होगा। और पूरे देश की भी हम कह सकते हैं कि जब मतगणना होगी तो 12-1 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कौन सरकार बनाने वाला है। अभी विपक्ष के नेताओं को हम सुन रहे थे, जो बड़े नेता है विपक्ष के, वो ये भी कह रहे थे कि अभी तो एक जंग और जीतनी है। क्या जिम्मेदारियां लगती हैं पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की काउंटिंग के दिन? ये भी मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये भी दर्शकों को जानकारी जरूर आप बताइए। बिल्कुल देखिए, हमने पिछले कल भी देखा कि जब कांग्रेस पार्टी की वर्चुअल बैठक हुई तो उसमें जो राज्य के बड़े नेता हैं उनके साथ जब वर्चुअली बातचीत हो रही थी और उससे पहले उम्मीदवारों के साथ वर्चुअली बातचीत हुई है, उसमें खुद राहुल गांधी भी मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व
उसमें मौजूद था। तो यही दिशा निर्देश उम्मीदवारों को दिए गए हैं कि आपने ध्यान रखना है पूरा, और जहां पर आपको लगता है कि डाउट है या आपको किसी ईवीएम पर संदेह हो गया है, तो उसके लिए चुनाव आयोग को या वहां पर जो भी जो मतगणना के अधिकारी होंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उनको तुरंत कहें कि आप वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका भी मिलान करें। तो ये एक तरह से अवेयर किया गया है कैंडिडेट्स को भी, और पार्टी के जो कल काउंटिंग एजेंट होंगे उनको भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं कि आपने वहां पर बिल्कुल सजग रहना है और उसमें देखना है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि किसी ईवीएम में कुछ ठीक नहीं हुआ है, या आपको संदेह है कि इस ईवीएम पर तो ज्यादा वोट हमें मिल सकती थी, तो फिर उसकी जानकारी तुरंत जो है वहां पर जो मतगणना अधिकारी है उनको दें। और इस तरह से व्यवस्था भी की गई है। हालांकि सभी वीवीपैट मशीनों का मिलान नहीं किया जा सकता ईवीएम के साथ, लेकिन कुछ चुनिंदा ईवीएम का मिलान जो है वो किया जा सकता है। इस तरह की सुविधा भी है, तो वो आप तुरंत करें अगर कहीं भी आपको संदेह होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। हालांकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भी पूर्व में बड़े स्तर पर नेता रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी ये जरूर कहा गया, उन्होंने बकायदा एक फॉर्मेट बनाया है कि आपने जब काउंटिंग होगी तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है। हालांकि उन्होंने अपने उस फॉर्मेट में सभी राजनीतिक दलों का जिक्र किया है कि मैंने ये सभी पार्टी के लिए ये फॉर्मेट बनाया है। तो सजग रहना होगा, इस तरह की पार्टियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पिछले कल की अगर बात करें, जब वर्चुअल बैठक हो रही थी तो मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उसमें जुड़े थे, और वो बार बार दावा कर रहे थे कि हम हिमाचल में कम से कम 2 सीटें हर हाल में लोकसभा की जीत रहे हैं और 2 पर हमारी टफ फाइट है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद खबर की तह तक पहुंचने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें अलग अलग प्रदेश से कांग्रेस के बड़े नेता जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने एग्जिट पोल को लेकर भी बयान दिया, उनका बयान जरूर सुनवाते हैं। नमस्कार सर। बोलिए एग्जिट पोल के बारे में जो नतीजे आए हैं, आपका क्या कहना है उनके बारे में? हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के, और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है, और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है, और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहां 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है, और 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। शुक्रिया सुक्खू जी। तो आपने सुना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। हिमाचल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है। उपचुनाव के नतीजे कल सामने आ रहे हैं। वोटिंग हो चुकी है, मतगणना का इंतजार है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां भी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। विधानसभा उपचुनाव है 6 सीटों पर। 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। जवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो कांगड़ा से, उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज, 6 उपचुनाव की सीटें, बाई इलेक्शन 6 विधानसभा की सीटों पर आपसे हम जानना चाहते हैं मतदान को लेकर। तो हमने देखी तैयारी कैसे थी, लेकिन अब मतगणना की बारी है, अब काउंटिंग की बारी है वोटिंग के बाद। तो क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं क्योंकि इससे बहुत कुछ जाहिर होने वाला है, खासकर उपचुनाव के नतीजों से। बिल्कुल कमल, देखिए लोकसभा के साथ साथ जो है 6 जगहों पर जो है वो विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं, और ऐसे में कल की तारीख में मतगणना
होनी है, यानी कि सुबह 8 बजे ये मतगणना शुरू हो जाएगी। और उससे पहले अगर बात करें तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों के सुरक्षा दायरे में जो है वो ईवीएम को रखा गया है। जितने भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। और कमल देखिए, मतदान हो चुका है, अब मतगणना होनी है। इंतजार काफी ज्यादा लोगों में है और उत्साह भी लोगों में देखा गया। वोटिंग वाले भी अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है मतगणना का इंतजार जो है वो लोगों को और खास करके उन प्रत्याशियों को है जिनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हुई है। और कल वो पिटारा खुलने वाला है, यानी कि 8 बजे वो पिटारा खुल जाएगा और सबकी तकदीर सामने आ जाएगी कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। तो उससे पहले सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 8 बजे तकरीबन ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग स्ट्रांग रूम में ये काउंटिंग शुरू होगी। पालमपुर के विक्रम बत्रा मैदान में भी काउंटिंग होनी है। धर्मशाला के महाविद्यालय जो है उसमें भी स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर भी काउंटिंग होगी। तो उससे पहले की तस्वीरें जो अगर आपको बता दें तो अभी तक फिलहाल कमल जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनकी सांसें बढ़ रही हैं, थम रही हैं, बढ़ रही हैं और थम रही हैं। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा के साथ साथ जो विधानसभा में उपचुनाव हुआ है उसको लेकर के अच्छा खासा उत्साह जो है वो जनता के अंदर है। जनता जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने जो मतदान किया है उसके रुझान क्या है। यानी कि जिस तरह से अब बारी सिर्फ मतगणना की रह गई है, तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा और साथ ही साथ जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों का रिजल्ट जो है वो काफी इंटरेस्टेड रहने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत से सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी आपको मिले हैं। और लगातार गहमा गहमी, यानी कि पिछले 3-4 महीनों में लगातार गहमा गहमी हिमाचल प्रदेश में होती हुई नजर आई। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था, राजनीतिक गलियारे गरमाए हुए थे। और अब बारी आ चुकी है उस परिणाम की जो परिणाम जनता चाहती है। यानी कि जनता ने जिसको समर्थन दिया होगा वो वाकई में अपनी सत्ता काबिज करेगा। लेकिन सबसे बड़ी नजर तो इन 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन 6 उपचुनावों के जो मतगणना होनी है उन पर रहेगी। तो क्योंकि देखिए धर्मशाला में भी काफी टफ मुकाबला रहा है। देवेंद्र जग्गी, सुधीर शर्मा और राकेश चौधरी, ये 3 जो है वो इन तीनों के अंदर मुकाबला देखा जा रहा था। लेकिन अब जो है परिणाम आएगा, किस तरफ आएगा, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी कमल। और साथ ही साथ जो लोकसभा के लिए अगर हम बात करें तो काफी टफ मुकाबला होता जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कह दिया है कि 2 पे हमारी टफ फाइट है। यानी कि टफ फाइट सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मान चुके हैं कि 2 सीटों पर लोकसभा के लिए टफ फाइट है। यानी कि एक मंडी वाली सीट है और दूसरी आप कांगड़ा वाली सीट रख लीजिए। क्योंकि हमीरपुर वाली सीट पर क्या होना है ये तो सब पता ही चल जाएगा। आखिरकार क्या सतपाल रायजादा वाकई में अनुराग ठाकुर को टक्कर दे पाएंगे, या फिर जो आनंद शर्मा और दूसरी तरफ जो राजीव भारद्वाज वो टक्कर दे पाएंगे। कड़ा मुकाबला ये होने वाला है। कंगना और विक्रमादित्य की बात तो सुर्खियों में है, यानी कि हर किसी के मुंह पर कंगना और विक्रमादित्य सिंह है। तो ये वाली सीट जो है हॉट सीट है और इस पर टफ फाइट जो है मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब सुक्खू भी मान चुके हैं कि 2 जगह टफ फाइट है। हालांकि जो कल एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल भी में भी आपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से 3 सीटें जो है वो बीजेपी और 1 कांग्रेस, तो ऐसा एग्जिट पोल में बताया गया था। लेकिन जो परिणाम आने हैं कमल, थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन कल इस वक्त जो है आधे से ज्यादा तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ जाएगी कमल। मनोज ये बताइए कि 6 उपचुनाव को लेकर हमने वोटिंग का पैटर्न देखा, लोगों ने खूब वोट किए हैं। अब इस उपचुनाव के बारे में एक बड़ा सवाल ये है कि आगे अब क्या होगा। ये जो नतीजे आएंगे, बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो क्या होगा, कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो क्या होगा, हिमाचल की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कमल, देखिए अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और अगर कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सरकार गिराने का काम जो है भाजपा ने किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार यही कहते हुए नजर आए। और भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें और चाहिए, कितने और ज्यादा जो है वो विधायक चाहिए होंगे। तो ऐसे में दोनों दलों के लिए जो है वो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इन उपचुनावों को जीतना। बेशक इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, जी तोड़ इन्होंने दिन रात एक कर दिया था, जनता के बीच में रहे, बड़ी बड़ी रैलियां की, नुक्कड़ सभाएं की। कांग्रेस की ही नहीं बीजेपी की भी यही स्थिति बनी हुई है। हर घर में जाकर के इन्होंने वोट की अपील की है। क्योंकि 1.5 साल के बाद ही उपचुनाव हो गए हैं। और ऐसे में दोनों ही दलों के लिए ये 6 उपचुनाव जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए कमल, जहां तक बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे, अब कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा जो डायरेक्ट ही, देखिए अमित शाह आए, वो भी सीधे कह गए कि 4 तारीख के बाद हो सकता है हिमाचल में बीजेपी की सरकार बन जाए। अब फैक्टर क्या है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन जयराम ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है बनने वाली है और कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में 6 उपचुनाव जो है वो दोनों ही दलों के लिए जीतना जो है वो काफी
कड़ा हो गया। और दूसरा, बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका कैरियर दांव पर लग चुका है। अगर एक भी व्यक्ति हारता है तो वाकई में उसका कैरियर आगे के लिए क्या बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सही बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर। खबर की तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।